चंबा डिस्ट्रिक्ट। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट भी बहुत इम्पोर्टेंट है और चंबा डिस्ट्रिक्ट HES के मेंस का पार्ट है। जैसे HES के मेंस में 3 डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चंबा, कांगड़ा और कुल्लू, क्योंकि तीनों ही ये प्राचीनतम डिस्ट्रिक्ट है और बड़े डिस्ट्रिक्ट है। बड़ी डिस्ट्रिक्ट मतलब बड़ी रियासतें हैं, तो तीनों ही रियासतों वाले क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे कांगड़ा, कुल्लू और चंबा। तो तीनों ही रियासतें बड़ी रियासतें थी, तो इम्पोर्टेंट है। चंबा रियासत आपको पता है कि बहुत बड़ी, बहुत भव्य रियासत रही है। इमरजेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ अर्ली मिडिवल स्टेट चंबा, ये आपके HES के सिलेबस का पार्ट है। एलाइट और एंटिक एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, तो इसको आपको पढ़ लेना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हम चंबा के बारे में, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और डिस्ट्रिक्ट के बाद इसकी हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट और ऐसा मुश्किल से ही कोई एग्जाम है जिसमें कि चंबा से क्वेश्चन ना पूछे जाते रहे हों, क्योंकि चंबा एक बड़ी रियासत है और उन रियासतों में से एक रियासत है जिसका वजूद मेडिवल से लेकर जो है आपको मालूम है कि टिल द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस तक रहा। तो एक लंबी यात्रा चंबा रियासत की और यहाँ के राजाओं के द्वारा किए जाने वाले अनेकों अनेक काम, तो इस दृष्टिकोण से चंबा बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपैलिटी होती है जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना होगी। और आप देख सकते हैं कि यहाँ से मेंस में भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। जैसे 2017 के पेपर नंबर GS नंबर 1 में एक सवाल पूछा गया, चंबा रियासत के राजा भूरी सिंह द्वारा कार्यान्वित लोकहित की कोई 4 स्कीमें बताइए। तो आपको पता है कि चंबा रियासत में राजाओं की यदि हम बात करें तो अनेकों अनेक महान राजा हुए हैं, जिसमें कि साहिल वर्मन, मेरू वर्मन, प्रताप सिंह वर्मन, भूरी सिंह, तो बहुत अनेकों अनेक महान शासक हुए। तो उनके द्वारा जो किए जाने वाले काम थे वो भी बहुत ही लोकहित के कार्य उन्होंने किए हैं। तो हम इस तरह से पढ़ेंगे कि यदि मेंस में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए तो आपकी बिल्कुल तैयारी अच्छी हो जानी चाहिए, चंबा रियासत आपको पूरी तरह से समझ आ जाए। और बिफोर स्टार्ट चंबा, अगर चंबा रियासत की आपको कोई पूछे कि 5 इंपॉर्टेंट चीजें बता दो तो क्या होगी, क्या आपके दिमाग में आता है? चंबा की रुमाल एक, और म्यूजियम 2, क्या बोलते हैं उसको, सड़क और डाकघर था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और क्या है इसके अलावा चंबा के बारे में? गद्दी ट्राइब भी है चंबा की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, और जो लाइव क्लास में आप भी प्लीज बता दीजिए क्या चंबा के बारे में आपको बताएंगे अगर आपको चंबा के। खजियार। चंबा में खजियार इंपॉर्टेंट है। यस, वेरी गुड। पूरे सेक्शन के बेस पे चंबा को मर्ज कर दिया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए ये सारी बातें आपने बताई, इसका मतलब आपको काफी कुछ बातें पता, पर मैं कुछ इससे अलग बताऊंगा। चंबा की अगर कोई 3 बातें मुझसे पूछे तो मैं 3 नाम चौ से ही बताऊंगा, सी से बताऊंगा। चंबा की चांदी, चंबा का चुक और चंबा की चप्पल, है ना। ये तीनों चीजें हैं जो चंबा को पूरा डिस्क्राइब करती है। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात, चंबा का चांदी बहुत इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश में कहीं यदि चांदी मिलता है, सिल्वर मिलता है, तो उसकी माइंस आपको चंबा में दिखाई देती है। और आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में मेटल आर्ट की शुरुआत ही चंबा से होती है। जो मेटल आर्ट है, जो मूर्ति कला हिमाचल प्रदेश में, हालांकि उसका बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया, जैसे गांधार कला का हुआ था, मथुरा कला का हुआ था, वैसा विकास हिमाचल प्रदेश में मूर्ति कला का नहीं हो पाया। लेकिन जो हिमाचल प्रदेश में स्कल्पचर आर्ट है उसकी शुरुआत हुई तो चंबा रियासत में हुई। एकमात्र रियासत थी जिसने की पैट्रोनाइज करने की कोशिश की इस मेटल आर्ट को, वो रियासत थी आपकी चंबा रियासत। जैसे दूसरा मैंने कहा चंबा की चुक, चुक एक बिल्कुल आपको पता है कि जैसे आपकी मिर्च की तरह की होती है, एक तरह की मिर्ची आप उसको कह सकते हैं। तो उतनी तीखी नहीं होती जितने की नॉर्मली मिर्च होती है, स्वादिष्ट होती है। उसकी सब्जियां भी बनाई जा सकती हैं और उसका अचार तो होता ही है, उसका इस्तेमाल अचार में भी होता है, तो वो भी बहुत लोग मतलब काफी फेमस है। और जैसे मैंने कहा कि चंबा की चप्पल तो आपको पता है कि बहुत फेमस हैंडीक्राफ्ट है चंबा का और हिमाचल प्रदेश का भी। तो ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब शुरू करते हैं चंबा के बारे में, जो चीजें आपकी PDF में दी हुई हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कुछ इंडिकेटर्स आपके डिस्ट्रिक्ट के हैं, जिसमें कि सबसे पहले लिखा गया है डिस्ट्रिक्ट के रूप में चंबा जो जिला, उसका गठन हुआ है 15 अप्रैल 1948 को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, 15 अप्रैल 1948। देखो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्राचीनतम हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले आते हैं।
है ना। ओल्ड हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले हैं? ओल्ड हिमाचल प्रदेश का मतलब है 4 डिस्ट्रिक्ट, इसमें कि आपका चंबा है, सिरमौर है, मंडी और मासू जिला है। यानी कि वो डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि 15, और उसमें बिलासपुर भी आप ले सकते हैं। यानी कि वो जिले जिनका फॉर्मेशन 15 अप्रैल 1948 को हुआ उन्हें हम कहते हैं ओल्ड हिमाचल प्रदेश। और ओल्ड हिमाचल प्रदेश के अधीन जो एरिया था हिमाचल प्रदेश का वो था 48%। यानी कि जो नया एरिया एड ऑन जब हुआ 1966 में, तो 52% का एरिया हिमाचल प्रदेश में और ऐड हुआ, जिससे हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी बनी है 55,067 स्क्वायर किलोमीटर की। तो चंबा जो है 15 अप्रैल 1948 को बना, हिमाचल प्रदेश की ओल्ड डिस्ट्रिक्ट में से एक डिस्ट्रिक्ट है। और चंबा आपको मालूम है कि रियासत हुआ करती थी, चंबा रियासत को बिल्कुल कन्वर्ट कर दिया गया चंबा डिस्ट्रिक्ट में, ये ध्यान रखने वाली बात है। और चंबा रियासतों में से केवल एक रियासत थी जिसको कि पुलिस एक्शन के द्वारा इसको मर्ज कर दिया गया। और आप जानते कि अंतिम राजा हुए लक्ष्मण सिंह, तो लक्ष्मण सिंह के टाइम में ये रियासत मर्ज हुई, पुलिस एक्शन के द्वारा इसको मर्ज कर दिया गया था। 15 अप्रैल 1948 को ये रियासत जो है इसको डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट कर दिया गया और हिमाचल प्रदेश का जिला बनता है। नाउ आगे हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की। तो हम सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का चंबा ही है। तो और चंबा आपको पता है कि साहिल वर्मन ने चंबा शहर का एस्टेब्लिशमेंट किया था, 920 AD में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया, 920 में ये शहर बना और तब से लेकर चंबा हेडक्वार्टर है चंबा जिला का, चंबा रियासत का भी था और प्रेजेंट टाइम में चंबा डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर आपका चंबा ही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंसिटी। डेंसिटी कोई खास इंपॉर्टेंट यहाँ से नहीं है। लिटरेसी रेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये सबसे लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का है। लीस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट या सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश का वो चंबा का ही है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। हाईएस्ट और लोएस्ट वाले इंडिकेटर आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो लिटरेट लीस्ट लिटरेट रेट जो आपकी है वो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट की है, 72.17% है। ये फिगर आपको याद रखना है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना होगी ही होगी। इन टर्म्स ऑफ एरिया आपको मालूम है कि चंबा इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है क्योंकि ये 3rd डिस्ट्रिक्ट है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पॉपुलेशन के लिए खास इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्स रेशो में भी खास कोई यहाँ से सवाल नहीं आएगा और डेक्डेरल ग्रोथ रेट की क्वेश्चन भी यहाँ से आने की संभावना नहीं होगी। आई थिंक हमने वो सारे क्वेश्चन जो आ सकते हैं वो सारे के सारे डिस्कस कर लिए हैं। चलिए आगे हम चलते हैं। आप देख, एक बार आप मैप देख लीजिए, आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर उस तरफ को है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको हेल्प करेगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी के बारे में कि ज्योग्राफी क्या है चंबा डिस्ट्रिक्ट की। तो ज्योग्राफी जैसे मैंने आपको बहुत बार कहा है कि सबसे इंपॉर्टेंट तो पहले ये कि डिस्ट्रिक्ट की लोकेशन कहाँ है हिमाचल के मैप में, वो जिला कहाँ स्थित है। तो ये जिला स्थित है उत्तर पश्चिम में, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न ये आपका डिस्ट्रिक्ट हो गया। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिस्ट्रिक्ट जो आपका है नॉर्थ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का। ये फैक्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कवर कर लेना चाहिए। एंड कम टू द नेबर्स ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, और इसमें भी जैसे मैंने कहा कि आमतौर पे जो नेबरिंग स्टेट्स हैं या इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं वो क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास जो पड़ोसी है वो आपका जम्मू एंड कश्मीर है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको कवर कर लेना चाहिए। चंबा इज डिस्ट्रिक्ट जिसके साथ हमारी जम्मू एंड कश्मीर की सीमाएं लगती हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे पर्वत श्रृंखला के बारे में, यानी कि माउंटेन रेंज। तो चंबा का जो अधिकांश क्षेत्र है ना पूरा, वैसे चंबा अगर हम देखें तो चंबा जो टाउन है वो तो शिवालिक खत्म हो रहा है वहां से, और चंबा आपका मिड हिमालय में आ गया जो टाउन है। और बाकी मेजोरिटी ऑफ एरिया जैसे पांगी भरमौर वो सारा हाई ऑल्टीट्यूड रीजन आ गया। तो चंबा में जो डोमिनेटिंग माउंटेन रेंज है वो आपके पास है पीर पंजाल। पीर पंजाल जिसे हम पांगी रेंज भी कहते हैं, ये आपकी डोमिनेटिंग माउंटेन रेंज है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। कौन सी रेंज है? पांगी रेंज है जिसे हम पीर पंजाल भी कहते हैं, ये डोमिनेटिंग रेंज है यहाँ की, ध्यान रखने वाली बात है। और ये बड़ा भंगाल से एंटर होती है चंबा में, तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बड़ा भंगाल में ये जो माउंटेन रेंज जिसे हम पीर पंजाल कहते हैं एंटर करती है और लगभग चंबा को पूरे 2 भागों में डिवाइड करती है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, इसको आप कवर कर लेना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और पांगी जो रेंज है सबसे हाईएस्ट जो डोमिनेटिंग पार्ट इसका वो पांगी के अंदर है। पीर पंजाल को वहां पांगी रेंज या पांगी को पीर पंजाल रेंज भी कहा जाता है। तो ये एक दूसरे के बेसिकली सिनोनिम्स हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब इसी रेंज के अंदर अगर हम देखें तो जैसे हाथीधार भी आपको दिखाई देती है,
हाथीधार जो आपको पता है कि स्नोलेस ये धार है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है। एंड दिस इज द धार विच डिवाइड्स चंबा फ्रॉम कांगड़ा। ये क्वेश्चन बहुत बार, हाँ जी, हाथीधार इज अ धार विच इज सेपरेटिंग कांगड़ा फ्रॉम चंबा, एंड दिस धार इज नोन एज स्नोलेस धार। स्नोलेस धार जिसमें कि बर्फ नहीं जमती, और ये ध्यान रखने वाली बात है। और ये हाथीधार जो है, और हाथीधार और आपके धौलाधार के बीच में भटिया तहसील आ रही है, कवर कर लीजिए, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे भी कांगड़ा से जो चंबा का रीजन अलग हो रहा है वो आपका भटियात से ही हो रहा है। तो यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट करके पूछा जा सकता है, इसको आपको कवर कर लेना चाहिए। यस, और हम नेक्स्ट देखें दागनी धार। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। ये चंबा और जम्मू एंड कश्मीर भद्रवाह रीजन, इसको हम पढ़ेंगे। इसको हम पढ़ेंगे कि जब लॉरेंस के टाइम में, जब ये 1846 में क्या हुआ था कि जब आपको पता कि सिख डिफीट हो गए थे, उसके बाद ये सारा जो रीजन था इसको ट्रांसफर कर लिया गया था जम्मू एंड कश्मीर के राजा, उनका नाम था गुलाब सिंह को। तो उसके बाद जो है फिर लॉरेंस से बातचीत हुई, वजीर भागा चंबा रियासत के हुए, उन्होंने कहा कि हमारी रियासत हमें दे दो वापस, हम इसमें गवर्नेंस खुद करेंगे। तो उसके बाद चंबा पे तो अधिकार मिल गया एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का, लेकिन भद्रवाह जो रीजन था उसको जम्मू एंड कश्मीर के राजा को ट्रांसफर कर दिया गया। ठीक है, तो एक जमाने में ये जो क्षेत्र था ये आपका चंबा रियासत का हिस्सा हुआ करता था। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि दगानी धार या दागनी धार जो है, ये जम्मू एंड कश्मीर का को कनेक्ट कर रही है किसके साथ, चंबा के साथ। ये ध्यान रखने, चंबा का जम्मू कश्मीर का कौन सा रीजन आ रहा है, भद्रवाह रीजन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है जी, पास भी है जी, ये इसको कवर कर लेना जी आपने। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, कवर किया जा सकता है। नाउ अगर हम बात करेंगे पासिस के बारे में, तो थोड़े समय पहले हमने ज्योग्राफी भी समाप्त की है, और आई डोंट थिंक सो कि हम में से क्लास में कोई बिल्कुल बिगनर है जब हमने ज्योग्राफी ना पढ़ी हो, सभी ने पढ़ी हुई है। तो इस पे मैं जाऊंगा नहीं, बहुत अच्छे से हमने सारे पासिस हमने पहले कवर कर लिए हैं। कर लीजिए कवर आप। नाउ ओवर टू द रिवर्स। रिवर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हिमाचल प्रदेश की ज्योग्राफी में है, हम बार बार ये कहते रहे हैं, क्योंकि यहाँ की नदियाँ यहाँ की सीमाओं को डिफाइन करने वाली है, बाउंड्री को डिफाइन करने वाली है। चंबा में दो नदियों का ड्रेनेज है, एक नदी आपकी रावी, दूसरी आपकी चिनाव आती है। चिनाव के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। चिनाव का जो एंटर है चंबा में, वो थ्रोट के पास एंटर हो जाती है चंबा में। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चिनाव नदी कहाँ एंटर होती है, ये आपकी थ्रोट के पास एंटर हो जाती है, और वहां से ये संसारी नाला तक जाती है। वहां से ये कहाँ जाती है, संसारी नाला तक जाती है। और चिनाव नदी का जो एग्जिट है वो आपका संसारी नाला हो गया। तो कुल मिलाकर चिनाव जो है थ्रोट से संसारी नाला के बीच में चंबा में बहती है, और उसके बाद एग्जिट होकर जम्मू एंड कश्मीर चली जाती है। आपको मालूम होगा हिमाचल प्रदेश की दो प्रमुख नदियां जो है, एक चिनाव, दूसरी आपकी रावी, ये दोनों ही एग्जिट होकर जाती है जम्मू एंड कश्मीर की तरफ को। ये ध्यान रखने वाली बात है। दोनों ही ये चंबा की लैंड से ही एग्जिट होती हैं, ये भी हमें मालूम है। एक आपको पता खैरी के पास एग्जिट होती है, दूसरी आपकी एग्जिट होती है संसारी नाला के पास। अब इसके अलावा जैसे चिनाव की ट्रिब्यूटरी के बारे में यहाँ लिखा गया, मिनार खट है और आपका सेचुतियान नाला है, ये दोनों ही आपकी ट्रिब्यूटरी है जो कि आपकी चिनाव की ट्रिब्यूटरी। अब रावी जो रिवर है बड़ा बंगाल कांगड़ा से निकलती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चिनाव की जो चंबा की जो मेजर रिवर है, चंबा को जो इरिगेटेड करती है, दैट रिवर इज अ रावी रिवर, जो कि कांगड़ा के बड़ा बंगाल से निकलती है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कवर कर लेना चाहिए। बाकी इसकी ट्रिब्यूटरी जब हम ज्योग्राफी कवर कर रहे थे, हमने सारी की सारी बहुत विस्तारपूर्वक पढ़ी है, आप उसको वहीं से कवर कर लीजिए। और सियूल जो है रावी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। और साल रिवर अगर आपको याद होगा, हम आगे भी पढ़ेंगे, 1910 में पहला हाइड्रो पावर स्टेशन चंबा रियासत में स्टैब्लिश किया गया था, भूरी सिंह के द्वारा किया गया था। वो साल नदी ही थी, तो आगे हिस्ट्री में इसका जिक्र आएगा। तो इंपॉर्टेंट रिवर है, इसको भी आप कवर कर सकते हैं। सियूल जो है सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। रावी नदी जो है खेड़ी को छोड़कर चंबा, खेड़ी के पास चंबा को छोड़कर जम्मू कश्मीर में एंटर कर जाती है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो ये होगी हमारी रिवर्स, यानी कि हमारी नदियां। नाउ ओवर टू बात हम करेंगे वैलीज के बारे में, घाटियां। तो जैसे हमने बहुत पहले भी ये कवर किया है कि हिमाचल प्रदेश की नदियों की खूबसूरती है कि यहाँ की जो रिवर्स हैं ये बहुत ब्यूटीफुल वैलीज को फॉर्म करती है, जो कि टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी
और यहाँ की सॉइल बहुत फर्टाइल है, एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये वैलीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश में, और हमारी इकोनॉमी का सबसे बड़ा सोर्स है। और हिमाचल प्रदेश की नेचुरल ब्यूटी जो हम यहाँ का बेसिकली साइट सीइंग है, उसमें भी उसकी वैल्यू को भी ऐड करती हैं। तो इन वैलीज में हम देखें तो रावी वैली आपको दिखाई देगी, जिसे हम कहते हैं ऑल्सो चंबा वैली भी कहा जाता है इसको। एंड दिस वैली इज ऑल्सो नोन फॉर द वैली ऑफ हनी एंड मिल्क, एंड वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस व्हेन वी वाज इन द ज्योग्राफी सेक्शन। तो रावी वैली जो है इसे हम हनी और मिल्क की वैली भी कहा जाता है इसको। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और चिनाव जो चंद्रभागा है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये क्योंकि पांगी से बहती है तो जाहिर सी बात इसका चंबा में कुछ हिस्सा है। भटियात सियूंता आपको पता है कि चंबा की सबसे फर्टाइल वैलीज है। इसके अलावा चंबा की और वैलीज के बारे में भी हमने पहले ज्योग्राफी के अंदर पढ़ा है। अभी हमारा सबसे ज्यादा मकसद है हिस्ट्री को जानने का है डिस्ट्रिक्ट ये, बाकी ज्योग्राफी के ये तमाम सारे फैक्ट्स हमने ऑलरेडी गॉन थ्रू कर लिए हैं, लेकिन जितनी जानकारी आपको यहाँ मिलती है वो सभी जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, साथ साथ पढ़ते चली जाइए। ओवर टू लेक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो लेक्स मणिमहेश है, घड़ासरू है, खजियार है, महाकाली है, लामा है और चमेरा है। ये भी आपको पढ़ लेना चाहिए। चंद्रकूप है, ये भी आपको पढ़ लेना। चंद्रकूप लेक भी आपकी चंबा के अंदर, चंद्रकूप लेक भी चंबा के अंदर है। और डिटेल्ड वर्जन हमने इसको ज्योग्राफी में सारा का सारा कवर कर लिया है। तो ये हो गई है चंबा की ज्योग्राफी, वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज और फिजिकल रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर ने दिए हैं। नाउ ओवर टू द हिस्ट्री। हम चंबा के लोग कहाँ से हैं, कितना पुराना उनका इतिहास है, और अभी जो प्रेजेंट टाइम में चंबा डिस्ट्रिक्ट है वो कहाँ पहुंचा हुआ है। चलिए एक सवाल पूछता हूं मैं आपसे बिफोर वी स्टार्ट द हिस्ट्री। प्रेजेंट टाइम में चंबा रियासत से, देखो अगर आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात शायद सबको पता ही होगी कि जब हमारा देश आजाद हुआ ना, मुल्क आजाद हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ जो राजा थे ना, उन्होंने पॉलिटिक्स में एंटर हो गए। हुए कि नहीं हुए, है ना? मेजोरिटी ऑफ हुए। आज भी आप हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स में भी देखेंगे, कई आपको ऐसी फैमिलीज मिल जाएगी, उनको मालूम था कि हमारा शासन समाप्त हो गया, अब रूल कौन सा, डेमोक्रेटिक रूल आ गया है। तो मतलब कई बार तो ये इवन दो ये कहते हैं फिलोसोफर कि भारत का जो लोकतंत्र है उसमें कुछ बदला नहीं है। पहला वो बेसिकली उनका नाम राजा होता, ठाकुर साहब होता, तो उसके बाद ये एमएलए और एमपीज बन गए, है ना? ऐसा हुआ है बहुत बार, ऐसा ही हुआ है इवन दो देखेंगे आप, है ना? ऐसा ही राजशाही से आप देखेंगे बहुत फैमिलीज हैं हिमाचल प्रदेश में, बहुत फैमिलीज ने रूल किया है। तो कौन लोग थे वो? ठाकुर थे, राजा थे, सारे के सारे। तो मेरा ये सवाल है कि चंबा जो ये डायनेस्टी है, इस डायनेस्टी से भी अभी भी हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स में एक नामचीन चेहरा है जो इसी फैमिली से बिलोंग करता है। हाँ, ये जो फैमिली है चंबा की, ये फैमिली है मेरू वर्मन की। इस फैमिली से अभी भी हिमाचल प्रदेश असेंबली में इस रियासत का रिप्रेजेंटेशन है। कहने को चंबा का रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इस रियासत का रिप्रेजेंटेशन है। कौन? नाम बता दो मुझे। यस, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, चंबा का ही हो। हाँ, चंबा के क्यों नहीं, चंबा का ही है। इस रियासत का रिप्रेजेंटेशन तो चंबा का रिप्रेजेंटेशन, मुझे बता दो। अभी भी इस रियासत का कोई उत्तराधिकारी हिमाचल प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा है, बताओ कौन? यस, लाइव क्लास में प्लीज जो लोग हैं। डू यू एवर हर्ड अबाउट आशा कुमारी? आशा कुमारी, डू यू एवर हर्ड अबाउट आशा कुमारी? किसी ने नहीं सुना हमने आशा कुमारी के बारे में? मतलब न्यूज़पेपर तो छूते भी नहीं होंगे, इसका मतलब लग रहा है मुझे, है ना? आशा कुमारी के बारे में किसी ने नहीं सुना? अभी प्रेजेंट हिमाचल प्रदेश असेंबली में आशा कुमारी एमएलए हैं चंबा के डलहौजी कॉन्स्टिट्यूंसी से, और इससे पहले बहुत बार वो कांग्रेस पार्टी से मिनिस्टर्स भी रही हैं, एजुकेशन मिनिस्टर रही है, एजुकेशन मिनिस्टर भी रही है। ठीक है, आपको आशा कुमारी अगर आपने सुना होगा तो आशा कुमारी कौन है? मेरू वर्मन की डायनेस्टी की पुत्र बधुआ के, मतलब अभी जो अंतिम राजा हुए उनकी बहू, पुत्र बधू। समझ रहे हैं? तो ये क्लियर। कई बार क्वेश्चन आता है कि चंबा रियासत से अभी प्रेजेंट टाइम में कौन है। जैसे मैं आपको इंटरेस्टिंग बात और भी बताता हूँ, तो ये तो चंबा का मैंने आपको बता दिया। कुल्लू रियासत भी आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश की सेकंड ओल्डेस्ट रियासत है। पहली त्रिगर्त, नंबर 2 पे कुल्लू है। कुल्लू रियासत
जो है आपको पता है कि दो अलग अलग डायनेस्टी ने रूल किया है। एक तो पहले भंगम मणिपाल की डायनेस्टी थी, पाल डायनेस्टी थी। उसके बाद सिंह बदानी जो इसका डायनेस्टी का रूल रहा कुल्लू के अंदर। तो उस डायनेस्टी से भी हिमाचल प्रदेश की पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेहरा रहा है। कौन? अभी भी है वो, कुल्लू डायनेस्टी से भी। आपने एक नाम सुना है महेश्वर सिंह का? महेश्वर सिंह। यस सर, हडिम्बा देवी उनकी कुलदेवी। हाँ वो तो चलो होगी, क्योंकि वो वो बेसिक राजा है उस रियासत की, तो होगी। हाँ तो आएगा ही उनका इंटरव्यू, क्योंकि मैंने कहा ना। पर वो बीजेपी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के पार्टी अध्यक्ष भी रह चुके हैं, एमपी भी रह चुके हैं, एमएलए भी रह चुके हैं, तो वो भी हैं। ठीक है, तो मैं जैसे मैंने कहा ना कि हिमाचल भारत का जो लोकतंत्र है ना, वो लंबे टाइम तक रजवाड़ों का लोकतंत्र ही रहा है। बहुत सारे जो बेसिक राजा थे वो क्या करके पॉलिटिक्स में आ गए, कुछ लोग आईएएस में चले गए, ऑफिसर बन गए। तो ये सब हुआ है जब हमारा लोकतंत्र जो है शिफ्ट हुआ, जब हमारा राजतंत्र से बना है लोकतंत्र। लोकतंत्र जब बना 1947 में। तो चलिए हम शुरू करते हैं हिस्ट्री के बारे में कि हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके सोर्सेज क्या है हिस्ट्री के, कहाँ से हमें जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। तो जैसे मैंने कहा कि चंबा बहुत प्राचीनतम रियासत और बहुत इंपॉर्टेंट रियासत रही है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है पहले आपको ये समझ आना कि सोर्सेज हमारे पास क्या रहे हैं। तो सोर्सेज में आप देखिए, यहाँ से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा गया था कि चंबा रियासत के लिए जानकारी के कौन कौन से सोर्सेज हैं। ऑप्शन नीचे 3-4 दिए गए थे, उसमें से आपको टिक करना था। तो ऐसे क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आते हैं। जैसे आपको पता है कि चंबा रियासत के बारे में जानकारी का महत्वपूर्ण सोर्स है राजतरंगिणी। कलहण के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन और ट्विस्ट होकर आ सकता है कि कलहण की राजतरंगिणी से हिमालयन या हिमाचल प्रदेश की किन रियासतों के बारे में जानकारी मिलती है? चंबा तो होगी ही, एक और रियासत है कांगड़ा। कांगड़ा और चंबा, इन दोनों रियासत के बारे में कलहण की राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर किया जा सकता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया। इसके अलावा जो है जो रिकॉर्ड्स हैं उसमें स्टोन इंस्क्रिप्शन इज आल्सो वेरी, और कॉपर प्लेट्स भी बहुत, कॉपर प्लेट्स है, स्टोन प्लेट्स है, ये भी जानकारी के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है। तो जैसे शुरू में मैंने आपको बताया था, जब हमने हिस्ट्री की शुरुआत की थी, तो चंबा ही एक ऐसी रियासत है जहां सबसे पहले कॉपर प्लेट की शुरुआत की गई। और कॉपर प्लेट की शुरुआत चंबा रियासत में किसने की है? मीरू के टाइम में हो गई थी। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप कवर कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो स्टोन इंस्क्रिप्शन जो है, स्टोन प्लेट्स जो हैं, ये आपके 7th सेंचुरी के समय की है। दैट इज द पीरियड ऑफ गुप्ता रूल। तो ये ध्यान रख लेना आपने, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आने की संभावना होगी। इसके अलावा आपको पता है कि जो जेनोलॉजीज हैं, जो वंशावलियां हैं, ये भी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। और आपको पता है कि इस रियासत की वंशावली के ऊपर किसने काम किया है? कनिंगम ने काम किया हुआ है। कनिंगम आपको पता, त्रिगर्त पे भी काम किया, सुकेत पे भी काम किया, मंडी पे भी काम किया, नूरपुर पे भी काम किया। और चंबा रियासत की जो वंशावली पे भी ध्यान किसने किया है? कनिंगम ने किया है। और सबसे पहले हिमालयन जो चीफ्स की वंशावली के ऊपर ध्यान करना शुरू किसने किया? मूरक्राफ्ट ने किया था। तो आपको अगर मालूम होगा, दो अलग तरह के सवाल है, इनको भी आपने कवर कर लेना। चलिए जी, नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे। अच्छा, अब ये जो चंबा रीजन है, इसमें पहले भद्रसालव, युद्धे, आदुम्बरा की रातों ने अपने प्राचीन गणतंत्र के लिए स्थापित किए थे। तो यहाँ ये जो रीजन आज रियासत, बाद में रियासत बनी, प्रेजेंट टाइम में डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ एक जमाने में ट्राइब्स हुआ कर, छोटे ट्राइब होते थे। कौन कौन से? भद्रसालव ट्राइब्स होते थे, युद्धेय था, औदुम्बरा था, किरात था। समय समय पे यहाँ अनेकों अनेक ट्राइब होते रहे हैं, ये आपको कवर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडो ग्रीक और शक। इंडो ग्रीक आपको पता ही है, इंडो ग्रीक और शक कुषाणों ने भी इनको अपने कंट्रोल में रखा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने अभी हाल ही में एग्जाम में देखा है, बहुत सारे पेपर अभी एसएससी के हुए हिमाचल प्रदेश में, कि मैं पूरा पढ़ के आपको बताता हूँ। इन क्षेत्रों के बाद अब ठकुराई तथा राहुन के नाम से जाना गया, और इसने शासन ठाकुर और इस इनके शासक ठाकुर और राजा कहलवाए। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में राहुल का मुखिया कौन होता था? ठाकुर इज द राइट आंसर, ये ध्यान रखिए। हाँ ठाकुर, है ना। राहुल का मुखिया कौन होता था? तो ठाकुर होता था। ये क्वेश्चन अभी हाल ही के समय में एग्जाम में रहा, तो इसको आपने ऐसे कवर कर लेना।
अगला जो पॉइंट में एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, अभी तक एग्जाम में सवाल नहीं आया लेकिन अब आएगा। मुझे लगता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि बार बार कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आ रहे हैं, जो नहीं पूछे गए उसका ज्यादा प्रेवलेंस होने वाला है। तो मैं आपको बात बताता हूँ, राबी घाटी के ऊपरी क्षेत्रों को राणाओं से मेरू वर्मन ने जीत लिया, जिसका वर्णन असाद आस्था नामक एक जागीरदार के साक्ष्यों में मिलता है, जो मेरू वर्मन के अधीन था। ये कवर कर लीजिए जी। ये तो सबको पता है कि मेरू हुआ जिसने सारा रीजन ये जीत लिया था, क्योंकि फाउंडर उसका वही है। ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये जानकारी मिलती है अशाद नामक एक जागीरदार के एविडेंस से। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इसको कवर कर लीजिए। ये कुछ नया पॉइंट है जिसको आप कवर कर सकते हैं। अब आप देखेंगे राबी घाटी के निचले क्षेत्र भी 10वीं और 11वीं शताब्दी के दौरान चंबा के अधीन आ गए थे। ये तो चलो इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं। पद्र क्षेत्र क्षेत्र राणाओं पर चतर सिंह ने अपना अधिकार कर लिया। अंतिम ताम्रपत्र लेख जिसमें राणाओं का वर्णन आता है वो राजा असाटा वर्मन के काल में जारी की गई। ह्वेनसांग के अनुसार चंबा मंडी सुकेत जलंधर के अंतर्गत आते थे। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया जी। ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया मैं आपको बता देता हूँ। पिछले 3 सालों के अगर आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे HPPSC के तो आपको पता चल जाएगा। इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है जलंधर के अधीन नहीं आता था? ऑप्शन आपके पास दिए होंगे अलग अलग। तो कुल मिला के जलंधर के अंदर क्या है? चंबा, मंडी और सुकेत। और मुझे अभी भी याद है चौथा ऑप्शन दिया था बिलासपुर, जो कि आपका राइट आंसर था, है ना। कौन सा रीजन जो है जलंधर के अधीन नहीं? तो बिलासपुर वाज द राइट आंसर। तो चंबा, मंडी और सुकेत का जो क्षेत्र था ये आपका जलंधर का हिस्सा हुआ करता था। ये कवर कर लीजिए, आया हुआ सवाल है। आई थिंक ये पैराग्राफ हमारा पूरा कवर हो गया कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना, कितना आपको पढ़ने की जरूरत। तो आप सब सारी बातें समझ गए होंगे। नाउ ओवर टू द फाउंडेशन ऑफ दिस प्रिंसिपैलिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो बिलासपुर रियासत है वो कौन है? मैंने बताया था कौन थे वो, कौन से वंशी थे? नहीं, चंद्रवंश सूर्यवंश, सूर्यवंशी थे। हाँ सूर्यवंशी। तो ये रियासत भी सूर्यवंशी ही रियासत है। ठीक है। अयोध्या से जो भी आया होगा, ये अयोध्या के आसपास से जो भी आया होगा सूर्यवंशी है। एक और इंटरेस्टिंग बात देखेंगे आप, हिमाचल प्रदेश की जब आप इतिहास पढ़ेंगे, कम से कम आपको 10 ऐसी रियासतें मिलेंगी जो लिखते हैं कि हम अयोध्या के आसपास से आए। जानबूझ के भी कई बार ऐसा होता है ना कि कहीं इंपॉर्टेंट प्लेस आप बता दो कि हम फलानी जगह गए, तो हम आपकी थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसा होता है ना। तो चलो ये ऐतिहासिक आप निष्कर्ष है, छोड़िए इस बात को। पॉइंट अभी ये है कि चंबा रियासत का जो फाउंडर, इसका नाम आपका मारू है। मारू है। अच्छा, अब नई जो किताबें हैं उसमें दो नाम अलग अलग, मेरू और मारू अलग अलग हो गए हैं। एक समय में तो एक ही नाम था, ये मेरू और मारू इसी को कहते थे। लेकिन अब कुछ बातें ऐसी निकल के आ रही है कि मारू लग हुआ है और मेरू लग हुआ है। तो मारू इसका जो है फाउंडर है, जो कि आपका सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी है तो मतलब है अयोध्या के आसपास से आया होगा। बिल्कुल सही। तो ये माइग्रेट राजा है जो कि आपका अयोध्या से आया हुआ है। मारू ने ब्रह्मपुर को अपनी राजधानी बनाया। अब कैपिटल कौन कहाँ बनी है? ब्रह्मपुर। ब्रह्मपुर ब्रह्मपुर है, जिसे बाद में भरमौर कहा जाने लगा। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रह्मपुर किसको कहते थे? भरमौर को। या भरमौर का प्राचीन नाम क्या है? ब्रह्मपुर है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब डेट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तारीख है 550 एडी की। 550 एडी में इस रियासत की स्थापना हुई और ब्रह्मपुर इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। ब्रह्मपुर इस रियासत को तब कहा करते होंगे और इसका राजा हुआ सूर्यवंशी, जिसका नाम है राजा मारू, और ये रियासत है सूर्यवंशी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे है आदित्य वर्मन। देखो अचानक से ये व्यक्ति अब नई किताबों में बहुत हाईलाइटेड हो गया है। मेरा मानना है कि मेरू, मारू, साहिल वर्मन से बहुत सवाल एग्जाम में आ चुके हैं। अब जो भी एग्जामिनर होगा, जो क्वेश्चन पेपर बनाएगा, आदित्य वर्मन पे ज्यादा फोकस करेगा, है ना। तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना चाहिए क्योंकि इसके बारे में बहुत एविडेंस प्राप्त हो रहा है। एविडेंस प्राप्त हो रहा है। और जैसे मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जीके से वही हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां हमें एविडेंस प्राप्त होते हैं। एविडेंशियल ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है? एविडेंस वाले पार्ट पे हमें ज्यादा काम करने की जरूरत है। चलिए, इसमें से क्या क्या चीजें आ सकती है? आदित्य वर्मन का उल्लेख उसके परपोत्र मेरू वर्मन के भरमौर शिलालेखों से मिलता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अब ये पता चल रहा है कि मेरू वर्मन इसका ग्रैंडसन है, आदित्य वर्मन का। तो मेरू वर्मन का जो स्टोन इंस्क्रिप्शन है वहां से प्राप्त हो, जो हमें कहां से मिला? भरमौर से प्राप्त हो, उसमें नाम लिखा गया है आदित्य वर्मन का। तो एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना ये हो सकती है कि मेरू वर्मन
कि जो शिलालेख प्राप्त उसमें किसका नाम है, आदित्य वर्मन का। ये ध्यान रखने वाली बात है, क्वेश्चन कैसे भी ट्विस्ट हो सकता है, इसको कवर कर लेना चाहिए। आदित्य वर्मन पहला राजा था जिसने अपने नाम के साथ वर्मन का इस्तेमाल किया। तो मारू के टाइम में वर्मन स्पिक्स नहीं है, लेकिन आदित्य वर्मन के टाइम में अब वर्मन स्पिक्स का इस्तेमाल हो गया है। ये ध्यान रखने वाली बात है। और कुल्लू की हिस्ट्री में भी आदित्य वर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप समझ रहे कितने सारे मल्टी रेफरेंसेस हैं, तो इंपॉर्टेंट होगा ये आदमी, यहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो ध्यान रखना आदित्य वर्मन अब फोकस एरिया होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना यहाँ से हो गई है। ओवर टू आगे हम बात करेंगे। उसके बाद हम आगे बात कर रहे हैं मेरू वर्मन की। तो मेरू वर्मन तो आपको पता है कि चंबा रियासत का सबसे शक्तिशाली राजा, वो उसका नाम था मेरू वर्मन। और जैसे मैंने कहा कि एक समय में मेरू और मारू एक ही था, लेकिन अब मारू को अलग कर दिया गया, मेरू अलग हो गया। तो मेरू वर्मन जो चंबा का सबसे शक्तिशाली राजा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसी ने ही इस रियासत का एक्सपेंशन किया और रियासत आपकी चंबा तक एक्सपैंड हो गई। तो ये ध्यान रखना, पहले ये इसका कॉन्सेंट्रेशन होता होगा भरमौर में, लेकिन भरमौर से आगे निकलकर चंबा तक ये फैली, तो इसको एक्सपैंड किया है मेरू वर्मन ने। अब मेरू वर्मन की, क्योंकि ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली राजा है, तो जाहिर सी बात है इसके किस्से बहुत होंगे। किस्से है, किस्से क्या है कि इसने कुल्लू रियासत को अपना गुलाम बना दिया, कुल्लू को अपने कंट्रोल में, क्योंकि कुल्लू का राजा दत्तेश्वर पाल को उसने डिफीट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किसको डिफीट किया? दत्तेश्वर पाल को डिफीट किया गया। और दत्तेश्वर पाल कौन है? कुल्लू का राजा, जिसको डिफीट किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। पहला, एक तो अपना किंगडम की जो बाउंड्रीज थी उसको एक्सपैंड किया, उसको चंबा तक लेके आता है। और दूसरा, जैसे मैंने कहा कि राजा दत्तेश्वर पाल को डिफीट करता है, जो कि आपका कुल्लू का राजा था। और ये इसके बाद जो है यहाँ आस्था या अशाद में एक आपका शिलालेख प्राप्त हुआ जिसमें मेरू वर्मन के नाम का जिक्र है। ध्यान रखने वाली बात है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ मिला? ये आस्था अशाद जो शिलालेख है, गम। तो गम, गम प्लेस, अशाद और आस्था आपका शिलालेख है। इसमें नाम किसका? मेरू वर्मन का। और इसमें एक नाम किसका दिया गया? आदित्य वर्मन का भी दिया गया है। इससे पहले हम ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसको ऐसे भी कनेक्ट कर लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मेरू वर्मन इसलिए भी महान हुआ, देखो इतिहास में हम उसे ही महान कहते हैं कि जो दो काम कर सकता है। वन थिंग, एक तो अपनी बाउंड्री को एक्सपैंड कर सकता है। दूसरा, जिसके टाइम में फाइन आर्ट्स आर्ट्स डेवलपमेंट ज्यादा अच्छा होता है, उसको हम महान कहते हैं। तो इसके टाइम में आप देख सकते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर की तरफ ध्यान देना शुरू हो गया। भरमौर में अनेकों टेम्पल का निर्माण हुआ, जिसमें मणिमेश टेम्पल है, लक्षणा देवी टेम्पल है, गणेश टेम्पल है, नरसिंह मंदिर है, छतराड़ी में शक्ति देवी का टेम्पल है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चंबा के राजाओं ने टेम्पल आर्किटेक्चर की तरफ पूरा ध्यान दिया। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किन किन राजाओं ने कौन कौन से मंदिर कहाँ कहाँ बनवाए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ आपको बिल्कुल कवर कर लेना है कि मेरू वर्मन ने इन टेम्पलों का कंस्ट्रक्शन कहाँ किया, जैसे मणिमहेश टेम्पल का निर्माण, लक्षणा देवी का निर्माण, गणेश मंदिर का निर्माण, नरसिंह मंदिर का निर्माण और छतराड़ी में शक्ति देवी के मंदिर का निर्माण किया। इससे ये पता चल रहा है कि शुरू में चंबा रियासत में शक्ति की पूजा होती रही होगी। तो जैसे हमें ये पता चल रहा है कि मणिमहेश टेम्पल भी है, तो हम इससे ये भी अनुमान लगा सकते हैं कि शिव और शक्ति दोनों समांतर रूप से हिमाचल प्रदेश में या चंबा रियासत में इनकी पूजा होती रही होगी। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले टेम्पल आर्किटेक्चर हमें चंबा रियासत में ही दिखाई दिया। जनक चंबा रियासत ही है टेम्पल आर्किटेक्चर का। जैसे आपको पता है कि भारत में जो टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है गुप्ता पीरियड में, वैसे हिमाचल प्रदेश में टेम्पल आर्किटेक्चर के प्रारंभिक नमूने हमें शक्ति देवी छतराड़ी और लक्षणा देवी के मंदिर में हमें दिखाई देते हैं, जो कि आपका किसका बना है? ये आपके लकड़ी के मंदिर है। वुडन आर्ट की शुरुआत यहाँ से होती है। और इनका जो आर्किटेक्चर उसका नाम है गुग्गा। तो ये बहुत बार एग्जाम में जी गुग्गा किसका आर्किटेक्चर है? तो गुग्गा आर्किटेक्चर आपका था, ये था आपका मेरू वर्मन का। तो इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ओवर टू द नेक्स्ट, दैट इज अजय वर्मन। अजय वर्मन एक रेफरेंशियल किंग है। छोटी सी जानकारी इनके बारे में उपलब्ध है, लेकिन है बड़े काम की, बहुत महत्वपूर्ण है। अजय वर्मन के समय में ये कहा जाता है कि गद्दी जो है वो दिल्ली से भरमौर आए। गद्दी जो है दिल्ली से भरमौर आए। देखो गद्दियों में आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं, हम आगे जाके हालांकि इसको पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। गद्दियों के बारे में, गद्दी के भरमौर आने के बारे में दो तरह की कहानियां। एक कहानी जो ये कहती है गद्दी आपके लाहौर से आए हैं, उजड़ा लाहौरा बसिया भरमौरा। एक परलेंस है गद्दी, गद्दी समाज के अंदर जो अभी भी बहुत प्रचलन में है। इसका ये मतलब हो रहा है कि गद्दी जो है लाहौर से जब मुसलमानों के आक्रमण हुए उसके बाद आपके भरमौर में बस गए।
दूसरी ये है कि गद्दी आपकी दिल्ली से आई, यानी कि जो ब्राह्मण गद्दी है उनका मानना है कि उनका जो निवास स्थान दिल्ली रहा, वो दिल्ली से आए हैं। जो राजपूत है उनका मानना है कि वो आपके लाहौर से भरमौर में बसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना। गद्दी किसके समय में भरमौर में बसे, तो ये है अजय वर्मन। नाउ लक्ष्मी वर्मन के बारे में बात करेंगे। अब लक्ष्मी वर्मन के बारे में एक आपका टर्निंग पॉइंट आ रहा है यहाँ रियासत के अंदर, यानी कि समय थोड़ा सा खराब चल पड़ा। समय खराब कैसे चल पड़ा? लक्ष्मी वर्मन के समय में एपेडेमिक ब्रोकआउट हुआ, और एपेडेमिक का नाम है हैजा। हैजा की बीमारी, जैसे आपको पता है कोविड-19 से हमें भी बेसिकली गुजरना पड़ा। और बहुत ऐसी खबरें आती रही कि चाइना का गेम प्लान है कि दूसरे देश की इकोनॉमी को ध्वस्त करो, उसके बाद उस देश को अपना गुलाम बना लो, था ना। बहुत ऐसी थ्योरीज भी आती रही, ये कितनी सच है कितनी सही, पर ऐसा कुछ चाइना कर नहीं पाया, है ना। अगर ऐसी थ्योरी सच भी होगी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन ऐसा ही उस समय भी आपको दिखाई देता है कि वहां एक पैंडेमिक, एक एपेडेमिक ब्रोकआउट हुआ। उससे क्या है कि जाहिर सी बात है कि रियासत की हालत खराब हो गई होगी। और लक्ष्मी वर्मन के टाइम में बहुत ज्यादा हैवॉक हो गया, बहुत लोगों की मौतें हो गई, और तिब्बत को चांस मिलता है उस रियासत को कैप्चर करने का। अब समझ गए होंगे। तो इस बुरे समय के दौरान चंबा अब जो है पैटी स्टेट हो गई, चंबा अब कंट्रोल में चली गई है तिब्बत के, यानी कि किरातों के। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसका बेनिफिट इन्होंने क्या किया कि लक्ष्मी वर्मन को उन्होंने मार दिया और अल्टीमेटली रियासत को अनेक्स कर लिया और हथिया लिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो किसके समय में जो चंबा रियासत है ये अनेक्स हो गई, तो ये आपके लक्ष्मी वर्मन का शासन चल रहा है, और तिब्बतियों ने उसको अनेक्स किया है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये कि कुल्लू, और हाँ जी, और अभी तक आपको मालूम है कि मेरू वर्मन ने आदित्येश्वर पाल को डिफीट करके कुल्लू को अपना कंट्रोल में लिया था। लेकिन कुल्लू को मौका मिला और कुल्लू ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया, और उस समय कुल्लू का राजा का नाम है जरेश्वर पाल, विद द हेल्प ऑफ बुशहर प्रिंसिपैलिटी। तो ये आपको कवर कर लेना चाहिए। बुशहर की हेल्प से जरेश्वर पाल जो है लिबरेट करता है कुल्लू प्रिंसिपैलिटी को, और कुल्लू में उस समय शासन चल रहा है लक्ष्मी वर्मन का। चलिए जी, अब रियासत थोड़ी का मतलब समय खराब, तो रियासत तिब्बत की गुलाम। और आपको पता है, जैसे हम बहुत बार जानते ही होंगे कि हमेशा देखो एक राजनीति में ना बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है, सत्ता चाहे राजशाही की हो चाहे लोकतंत्र की हो, हमेशा जंग होती है ना कि उस रियासत का या उस पार्टी का नामो निशान मिटा दिया जाए, है ना। मतलब उनका एक अंतिम अवशेष ना बचे, बस मतलब लोगों के जहन में खत्म हो जाए हमेशा के लिए। बहुत बार हम बातें सुनते होंगे पॉलिटिक्स में भी कि मतलब कांग्रेस मुक्त अभियान, कांग्रेस को खत्म किया जाए। सुनते हैं ना, मतलब ऐसी बात है ना। तो ये क्या है, और आप ये सब चीजें आप यहाँ देख रहे हैं हिस्ट्री के अंदर, इससे पर इतिहास में होता है ऐसा कुछ ही है। ठीक है। अच्छा, उस समय क्या होता था कि जब दूसरी रियासत किसी रियासत को कंट्रोल में लेगी तो उसके जो मेल चार्ज है उनका कत्लेआम कर देंगे सबसे पहले तो। ठीक है, जैसे अगर आपको मालूम होगा कंस ने कृष्ण के जितने भी भाई हुए ना, क्योंकि कंस को पहले भविष्यवाणी हो चुकी थी कि कंस का वध कौन करेगा, देवकी का पुत्र करेगा। और देवकी के जितने भी पुत्र हो रहे थे कि उनको मारो,